हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन ने बेटा डिस्कस किया था ब्लड कार्पल्स। उसके अंदर अपन ने उसकी थोड़ी सी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को अपन ने कुछ उसके बारे में डिस्कस किया था, रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट्स कि जो सारी की सारी जो ब्लड कार्पल्स है उसके अंदर जो 99% है वो आरबीसी है और वो नॉन न्यूक्लिएटेड है और डिस्क शेप्ड है और कोलाइडी मैट्रिक्स के अंदर उसके अंदर एक पिगमेंट अवेलेबल होता है, पाया जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन इज़ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और हीमोग्लोबिन एक तरह से रिवर्सिबल ऑर्डर से क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सी हीमोग्लोबिन कन्वर्ट करता है, बनाता है। ठीक है, ये तो अपन ने कल डिस्कस आरबीसी के बारे में बात की थी। आज अपन अब बात कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कार्पल्स या वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट भी कहते हैं इसे। दीज आर न्यूक्लिएटेड कलरलेस कैप्सूल। बहुत ही डिफरेंट और बिल्कुल जो आरबीसी से बेटा इसको डिफरेंट कर रहा है, इसको अलग कर रहा है। न्यूक्लिएटेड है और कलरलेस है, ये पॉइंट बिल्कुल बैठाना दिमाग में। इसकी जो क्यूबिक में कितनी कंटेन है, 7000 पर क्यूबिक mm। और एक रेशियो है बेटा कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों का रेशियो लें तो आरबीसी के अगर 600 जो कह सकते हैं सेल है तो डब्ल्यूबीसी का 1 होगा। 600:1। किस किस के बीच में है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच में। इसकी लाइफ स्पैन कितनी है, लाइफ जो अपना ये एक तरह से सर्वाइव करती है और अपने लिए काम करती है, तो बेटा है ये 4 से और 5 दिन, 5 to 4 डे के आसपास बात करती है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये बिल्कुल जो मूव करती है, ये मूव करने का जो इसका प्रोसेस है, मूवमेंट है बेटा, ये एमीबिक है, अमीबा की तरह करती है। जिस प्रकार से जो अमीबा है वह धीरे धीरे मूवमेंट करता है पानी के अंदर, उसी प्रकार का मूवमेंट डब्ल्यूबीसी भी करती है। ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है, ये ध्यान देना। डब्ल्यूबीसी बात की थी प्रीवियस क्लास में भी, डिवाइडेड मेजर 2 पार्ट्स। ये ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट वापस डिवाइड हो रहा है बेटा 3 पार्ट्स में, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल। और एक ग्रेन्युलोसाइट डिवाइड हो रहा है बेटा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं डब्ल्यूबीसी के ग्रेन्युलोसाइट के ऊपर। इसमें देखिएगा बेटा, नाम इसका ग्रेन्युलोसाइट है तो यहाँ पे थोड़ा सा अपन को यहाँ पे ध्यान देना है कि ऐसी डब्ल्यूबीसी की सेल जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स यानी थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स, कण, ग्रेन्यूल्स आर फाउंड। तो ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन देयर साइटोप्लाज्म, इट्स कॉल्ड ग्रेन्युलोसाइट। द न्यूक्लियस मेड ऑफ सर्वाइवल लोब्स। न्यूक्लियस होता है क्योंकि न्यूक्लियस है, आरबीसी तो न्यूक्लियस लेस थी, लेकिन ये न्यूक्लियस जो कह सकते हैं इसके साथ में अवेलेबल होता है तो बेटा अलग अलग लोब्स में बना हुआ होता है। बस ये इंपॉर्टेंट है। एक बिल्कुल सराउंडेड का समान है कि भाई बिल्कुल राउंड शेप में होगा, एक्स ऐसे नहीं होगा, अलग अलग लोब्स में होगा। इसीलिए इसको पॉलीमार्फो न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। पॉलीमार्फो न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट 3 है बेटा इसमें जो अपन पार्ट किए थे 3। उसमें पहला है अपने पास में न्यूट्रोफिल। अब एक पॉइंट और है यहाँ पे, वो क्या है बेटा कि जो अपने ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेन्युलोसाइट है उसके अंदर अपन बात करें तो ये जो ग्रेन्युलोसाइट है इसका लगभग जो परसेंटेज है वह 65% है। ये थोड़ा सा याद रखना। डब्ल्यूबीसी के अगर आपस में दोनों पे कंपेयर करें, ग्रेन्युलोसाइट ज़्यादा है या एक ग्रेन्युलोसाइट ज़्यादा है, तो ग्रेन्युलोसाइट की परसेंटेज है वो ज़्यादा है। न्यूट्रोफिल्स, पहला न्यूट्रोफिल्स क्या होगा बेटा कि एक न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल और बेसोफिल। एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर कर देते हैं। केमिस्ट्री के अंदर अपन बात करते हैं बेटा कि लगभग जो बात करें तो एक होती है एसिड, एक एल्केलिक या बेसिक और दूसरा होता है न्यूट्रल। तो बेटा वो नाम इसी के आधार पे लगभग दे दिए गए हैं, बेसोफिल, इसेनोफिल और न्यूट्रोफिल।
ध्यान देना, थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला पॉइंट भी आप दिमाग में रखो तो एकदम ईजी हो जाएगा। क्या होता है कि जो ये WBC की जो सेल्स है, इन सेल्स को एक विशेष प्रकार का जो केमिकल है बेटा, स्टेन जिसको कहते हैं, उसके अंदर अगर उसके ऊपर अंडर एब्जॉर्बेशन के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर अगर उसके सेल्स के ऊपर अगर उसको स्टेन को डालें, केमिकल को डालें, तो ये बेटा 3 अलग अलग कलर में दिखाई देने की कोशिश करती है और स्पष्ट ऑब्जर्वर माइक्रोस्कोप में वो डिफरेंट रूप में दिखाई देने लगती है। क्या होता है कि जब यदि एसिडिक या एल्कैलिक कोई स्टेन अगर उस ग्रेनुलर साइड के ऊपर गिराया जाए तो वो क्या कर रहा है बेटा, हल्का सा पर्पल कलर का दिखाई देती है, तो वह न्यूट्रोफिल्स है। प्लस उसके अंदर जो एक न्यूक्लियस होता है, वह न्यूक्लियस बेटा 2, 4 या 7, 6 मतलब 2, 3 से 7 लोब्स में बटा हुआ होता है। न्यूक्लियस तो एक ही है, न्यूक्लियस तो एक ही है, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा कि उसके अंदर जो कह रहे हैं, अपन बात समझ रहे हैं कि उसके अंदर क्या होगा बेटा, जो लोब्स हैं वह 2 से लेकर 7 लोब्स में होंगे, अलग अलग लोब्स में ये बटे हुए होंगे, ठीक है। और इनमें सबसे शानदार जो कैपेसिटी है वो बेटा, क्योंकि WBC की ऑल ओवर कैपेसिटी है, बैक्टीरिया को क्या करना है बेटा, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना। इसके पास एक और क्वालिटी है बेटा, वह है डाइपीडिसिस। ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये छोटा सा एक फॉर्म है, सुनिए। ये जो न्यूट्रोफिल्स है बेटा, जो हमारी कह सकते हैं जो सेल्स है, ब्लड सेल्स है, दूसरी सेल्स है उसके पास में, उसकी जो मेम्ब्रेन है उसके बिल्कुल क्या कर सकती है, मूवमेंट कर जाती है, उसके आर पार जा सकती है, इसी को बोलते हैं डायग्नोसिस, ठीक है। नेक्स्ट इसिनोफिल। इसिनोफिल के अंदर क्या होगा बेटा कि एक केमिकल है जिसका नाम है इयोसिन। क्या नाम है बेटा कि उसके केमिकल का, इयोसिन। अगर इस सेल के ऊपर क्या किया जाए, स्टेन किया जाए, डाला जाए और माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा जाए तो बेटा उसका जो कलर है वह लगभग पिंक या रेड कलर का हो जाता है। इयोसिन एक केमिकल है जिसको उसके ऊपर स्टेन के रूप में डालते हैं, तो इसका नाम इयोसिन डाला, इसलिए इसका नाम पड़ गया इयोसिनोफिल्स, ठीक है। कैसा मीडियम कैसा है बेटा उसका, एसिडिक है, ये ध्यान रखना। प्लस इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो बेटा बाइलोब होंगे, 2 लोब्स होंगे, बस ये ध्यान रखना। प्लस इसके अंदर भी एक अलग करेक्टर बेटा, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन आया, एंटीजन आया, कोई भी हमारा पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर अगर इंजेक्ट हो गया, बॉडी में आ गया है, तो ये क्या करती है बेटा, ये इनकी जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनके अंदर एंटी हिस्टामिक करेक्टर पाया जाता है, एंटी हिस्टामिक करेक्टर पाया जाता है, जिसके कारण वो बिल्कुल उसके प्रति क्या दिखाती है कि उसके कंटेंट दिखाती है। हाँ भी कोई बॉडी में कोई जो एक्स्ट्रा पार्ट्स क्या हो चुका है, पार्टिकल ऐड हो चुका है, तो उसके ये रिएक्ट करने के लिए इसिनोफिल एंटाहिस्टामिन करेक्टर को दिखाती है। बेसोफिल में क्या होगा बेटा, बेसोफिल से लगभग थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा, बेसिक बन रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना। इसके अंदर जो केमिकल डाला जाएगा वो डाल के देखा जाएगा बेटा मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू को जब स्लाइड के ऊपर गिराया जाएगा तो वहाँ पे जो उसका कलर है वो बेटा लगभग जो कह सकते हैं डार्क ब्लू हो जाएगा, और मीडियम कैसा है, बेसिक है, इसमें एसिड है और इसमें न्यूट्रल है, इसीलिए इसका नाम ध्यान रखना है, उसी के आधार पर इनको नाम दिया गया है। इनका जो न्यूक्लियस है बेटा वह लगभग 2 से 3 लोब्स पे बटा हुआ होता है, न्यूक्लियस 2 से 3 लोब्स में होता है। प्लस इसके अंदर इसका मुख्य जो कह सकते हैं वर्क है, फंक्शन है, वो बेटा हिस्टामिन और हिपेरिन ये क्या करती है, उसके प्रति रिलीज करती है, बनाती है और हेल्प करती है। ये हो गए न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, ये इसके डायग्राम में आपकी बुक में भी आ रखे हैं। अब बात करते हैं बेटा ए ग्रेन्युलोसाइट। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ग्रेन्युलोसाइट के अंदर याद रखने को कहा था कि उसके जो साइटोप्लाज्म है उस सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स, कण, ठीक है ना बेटा, वो प्रेजेंट रहते हैं। ए लग रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी जो साइटोप्लाज्म के अंदर कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। इसका एक दूसरा नाम और है जो अपनी बुक में भी है, मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो बाकायदा एक बड़ा होगा और
ऑयल शेप में, या कह सकते हैं बीन सीड सेम के बीज के जैसा होगा, या तो गोल अंडाकार होगा या फिर बीन शीट जिसको बोल सकते हैं सेम का बीज उसके साइज का, उसके शेप का होगा। ये दो टाइप्स के बेटा, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है ना बेटा। मोनोसाइट ये क्या होगा बेटा कि ये देखो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर अगर देखें कंपेयर करें तो ये बेटा थोड़ा कैसा है बेटा, इरेगुलर के रूप में दिखाई दे रहा है, बड़ा है अमीबा की तरह, एक बिल्कुल फिक्स शेप में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। प्लस इनके अंदर क्या होगा बेटा, इनका शेप और साइज कंपेरेटिवली थोड़ा बड़ा है। प्लस ये क्या करते हैं कि एक तरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और एक तरह से फर्स्ट आर्मी जो लाइन बनाते हैं, जैसे आर्मी होती है, बीएसएफ क्या होती है बेटा कि अगर हमारे देश के ऊपर कोई आक्रमण होता है तो सबसे पहले वो जानकारी है उसको लड़ने के लिए तैयार होती है बीएसएफ, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से मोनोसाइट भी क्या करती है बेटा, कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल है या बैक्टीरिया आ रहा है, वायरस आ रहा है, एंटीजन आ रहा है, तो उससे जो सबसे पहले अगर कोई चीज़ को उसको डिफाइन करेगी, लड़ेगी, तो वो मोनोसाइट्स होती है। तो ये याद रखना, क्लियर हो गया। फर्स्ट जो इम्यूनिटी की लाइन है ये पंक्ति है। अब बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट लिम्फोसाइट, ठीक है ना बेटा। हाँ एक चीज़ और रह गई बेटा, ये जब दोनों आपस में बेटा एक साथ करते हैं तो बेटा फैगोसाइटोसिस प्रोसेस अपनाते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, जैसे अमीबा के अंदर भी आपने डिस्कस किया था कि फैगोसाइटोसिस का अर्थ होता है कि वो कोई भी अगर इसके पास फॉरेन पार्टिकल आया या कोई भी एंटीजन या वायरस या कोई आया तो ये बेटा उसको चारों ओर से क्या कर लेती है, घेर लेती है, और घेरने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये दोनों के बड़े अच्छे करैक्टर हैं यहाँ पे। फिर आती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के अंदर बात करें तो बेटा इनका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा इसके कंपेयर बड़ा तो है लेकिन थोड़ा सा पिचका हुआ रहता है। प्लस ये ज़्यादा रोटेट होती है, मूवमेंट ज़्यादा करती है मोनोसाइट, तो ये इतना मूवमेंट तो नहीं करती है। इनका जो स्पैन है, इनका जो लाइफ टाइम है वो है लगभग बेटा 2 से लेकर 100 दिन तक ये काफ़ी हमारी बॉडी के अंदर काम करती है। प्लस इम्यूनिटी पावर जो बन रहा है, प्रतिरक्षा जो हमारी बॉडी को मिल रही है, इम्यूनिटी जो हो रही है, वो इसमें ज़्यादा रोल है इसका। दोनों साथ करती है काम तो, लेकिन इसमें ज़्यादा है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। प्लस ये कहाँ है, ज़्यादातर ये कहाँ बनती है, थाइमस और जो लिम्फ जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पे इनका फॉर्मेशन होता है। और ये खुद जो है लिम्फोसाइट वो होती है, एक तो होती है बी और एक होती है टी। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, आगे इसका डिस्कस इम्यूनिटी का जो चैप्टर आएगा वहाँ पे इसका और ज़्यादा फर्दर इंफॉर्मेशन वहाँ पे पढ़ेंगे अपन। प्लेटलेट्स तीसरी जो कह सकते हैं, थर्ड जो कंटेन है कार्पल्स के रूप में वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के अंदर अगर अपन ध्यान दें बेटा तो ये जो चीज़ है इसके अंदर जो कह सकते हैं कि यहाँ का जो इसका न्यूक्लियस है वो बेटा इरेगुलर है, ठीक है ना, थोड़ा छोटा है। प्लस इसकी ये जो है प्लेटलेट्स, ये इसका जो लाइफ साइकिल है बेटा लगभग 7 डे है, 7 दिन तक ये अपनी बॉडी के अंदर कहते हैं काम करता है। ये एक बड़ा रेशियो है, लगभग हर एक का जो आ रहा है ना बुकों में, अलग अलग बुकों में कुछ अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो प्लेटलेट्स जो है वो इसका लाइफ स्पैन जो है 7 डे है। सबको पता है कि इसका मेन काम किस में आ रहा है, क्लॉटिंग, ब्लड के क्लॉट करने में इसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक करैक्टर है, जो आगे अपने चैप्टर में आएगा ही कि क्लॉटिंग कैसे होती है। ये हो गया प्लेटलेट्स, ठीक है। अब बात आती है बेटा अपने पास में कि इसके अंदर जो अगला टॉपिक आ रहा है हमारे पास में वह है फंक्शन ऑफ ब्लड। देखिएगा फंक्शन ऑफ ब्लड, ये रहा बेटा, आराम से देखिए। इसमें बेटा जो सारे फंक्शंस हैं उसको अपन केवल हेडिंग से भी अपन इसको समझ सकते हैं, और हेडिंग ही इनके लगभग याद करने हैं, फिर इससे आप तो इजी भी हो जाएगा और इसका कुछ अपन को दिक्कत कुछ नहीं होगी इतना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 फर्स्ट, पहला काम सबको पता है ब्लड का, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, खून जो है, रक्त जो है, ब्लड जो है हमारी बॉडी के अंदर बेटा एक बिल्कुल फ्लो की तरह बह रहा है, नदी की तरह बह रहा है, इसमें वेन्स में और इसमें सारी आर्टरीज में। कैरी किसको कर रहा है बेटा, O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लाना और ले जाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये तो कोई
बिल्कुल मेन कैरेक्टर अपन को ध्यान होना चाहिए। प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ब्लड जो है, जो हमारा डाइजेस्टिव फूड है, सबने पढ़ रखा है अपन ने कि हाँ भाई इलियम में विलाई से द्वारा डाइजेस्ट हुआ था, उसको एब्जॉर्ब हुआ था, एब्जॉर्ब होने के बाद में वहाँ से लेके कौन गया था बेटा, ब्लड। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, और कहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे भी वो पहुँचाता भी है, लीवर में भी पहुँचाएगा जहाँ बॉडी में जहाँ ज़रूरत है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है बेटा बिल्कुल हमेशा क्या रहता है, जो कांस्टेंट रहता है, स्थिर रखता है, उसके अंदर ये ब्लड बिल्कुल उसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पे रोल अदा करता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन, जो सारे के सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो जो रिलीज करती है उसको अपन हार्मोन कहते हैं, वो भी हमारे सिलेबस में है बेटा सारा चैप्टर से। तो हार्मोन्स जो है वो जो ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, जो हमारे कोई भी कह सकते हैं, अभी बात की थी अपन ने कि बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, तो बेटा लिम्फोसाइट और मोनोसाइट सारे मिलके क्या करेंगे उसके साथ में, बिल्कुल एक तरह से वार करेंगे, लड़ाई करेंगे और उनको क्या करने की कोशिश करेंगे बेटा, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, उनको रोगाणुओं को मारना शुरू करेंगे। रिपेयर ऑफ द इंजरी, अगर कोई चोट लगी है रिपेयर करने में भी ये ब्लड का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगला, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, अगर हमारी बॉडी पे कट लग गया, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो बेटा जो ब्लड अगर उसके बाद में पता है फ्लो की तरह बाहर आ रहा है, उसको जो रोक रहा है वो कौन रोक रहा है बेटा, क्लॉट के रूप में बन रहा है, थक्का बन रहा है, तो प्लेटलेट्स बनाते हैं, सबका हेल्प होती है आपस में, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्टेज, जो बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैरी करती है, जैसे यूरिया है, ठीक है ना, वो में जो है मेडअप तो होता है लीवर में, लेकिन कैरी करके किडनी में पहुंचा रही है, और भी कुछ मटेरियल्स है जो कैरी करती है। वाटर बैलेंस, बॉडी के अंदर जो है वाटर की जो कह सकते हैं क्वांटिटी है, उसका जो मेंटेनेंस है कि हाँ भी लेवल कम ना हो वाटर का, उसको बैलेंस करने में भी ब्लड की जो भूमिका रहती है इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी कहता है हाँ भाई कोई अगर कोई को क्या कराता है बेटा, डायग्नोस करता है कि यार इसकी ब्लड टेस्ट कराइए, तो ब्लड टेस्ट के अंदर उस पेशेंट की उसकी जानकारी मिल जाती है कि हाँ इसको कौन सा डिजीज़ हो सकता है, इसीलिए डायग्नोस ऑफ डिजीज़ में भी ब्लड का रोल है। क्लियर बेटा, ठीक है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप, ठीक है। कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझे पूछिएगा, कहिएगा। थैंक यू बेटा।